हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आर के स्टडी IQ में। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे राष्ट्रपति के हमने आर्टिकल्स कर लिए थे और आज हम करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियाँ हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति को जो है काफ़ी शक्तियाँ जो दी गई हैं, जिसमें 7 प्रकार की शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति को 7 प्रकार की शक्तियाँ हैं। संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को कितनी प्रकार की शक्तियाँ दी गई हैं? 7 प्रकार की। 7 प्रकार की शक्तियों से राष्ट्रपति उनका प्रयोग करके और अपने जो भी कार्य होते हैं वो इसके द्वारा प्रयोग कर सकता है। तो 7 प्रकार की जो शक्तियाँ हैं वह कौन कौन सी हैं वह भी देख लेते हैं। 7 प्रकार की शक्तियाँ हैं। पहली तो है कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ। और सेकंड शक्ति है विधायी शक्ति, विधायी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ। थर्ड जो है न्यायिक शक्तियाँ। तीसरी कौन सी है? न्यायिक शक्ति। और फोर्थ कौन सी है? फोर्थ है वित्तीय शक्ति, वित्तीय या फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्ति। और फिफ्थ नंबर पे है सैन्य शक्ति, सैन्य शक्ति। 6 नंबर पे है राजनीतिक शक्तियाँ, राजनीतिक शक्तियाँ। और 7वें नंबर पे जो है वो है आपातकालीन शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ। तो ये है राष्ट्रपति की जो 7 प्रकार की शक्तियाँ हैं। ठीक है, तो अब हम राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं 7 प्रकार की, इनको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम करेंगे जो कार्यपालिका शक्तियाँ, कार्यपालिका की शक्तियों के बारे में बात करेंगे। कार्यपालिका शक्तियाँ, तो पीछे हमने आर्टिकल किया था आर्टिकल 53, उसमें हमने ये किया था कि राष्ट्रपति की जो पावर है वो दी गई है। तो कार्यपालिका शक्ति है वो भी राष्ट्रपति के आर्टिकल 53 में दी गई है शक्तियों के बारे में। तो इसी के अनुसार ही जो संघ की जो कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं वो राष्ट्रपति को दी गई है, जिसका प्रयोग कार्यपालिका शक्ति होती है वो खुद नहीं करता, या वह खुद भी कर सकता है और या फिर उनके जो मंत्री होते हैं मंत्री के माध्यम से उनका प्रयोग कर सकता है, जो भी शक्तियाँ दी गई है राष्ट्रपति को। ठीक है, किसके द्वारा? स्वयं कर सकता है या फिर मंत्री परिषद के द्वारा शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ये आर्टिकल 53 में दिए गए हैं राष्ट्रपति की पावर्स या शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों में क्या क्या आता है, तो ये हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि जो राष्ट्रपति हैं उनको जो भारत के प्रधानमंत्री सहित जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होती है, मंत्रिपरिषद होती है, उसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राष्ट्रपति नियुक्त करता है। किस किस को करता है ये हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट तो है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है, अपॉइंटमेंट करता है। प्रधानमंत्री के सहित कुछ अन्य जो अन्य मंत्री होते हैं उनको मंत्री, और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को, और महान्यायवादी होते हैं उनको भी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, महान्यायवादी, जिसे हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। और जो हमारे कैग होते हैं उनको भी राष्ट्रपति ही अपॉइंटमेंट करते हैं। और जो यूपीएससी के अध्यक्ष होते हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष
और जो अन्य मेंबर्स यूपीएससी के जो अन्य मेंबर होते हैं उनको भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। और जो हमारे हो गए इलेक्शन कमीशन एंड अदर मेंबर्स, जो भी होते हैं अन्य 2 मेंबर उनको, एंड फाइनेंस कमीशन होता है, फाइनेंस कमीशन, या फिर एनसीबीसी चेयरमैन। इन सभी को जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं इन सभी के। जो मैंने यहाँ पे लिखा है कौन कौन, प्रधानमंत्री की, और जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, और महान्यायवादी होते हैं जिसे हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं, केग हो गया, यूपीएससी अध्यक्ष हो गए, और इनके जो यूपीएससी अध्यक्ष के अन्य मेंबर्स भी हो गए, और इलेक्शन कमीशन एंड अदर्स मेंबर, फाइनेंस कमीशन और एनसीबीसी चेयरमैन। तो इन सभी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, ये अपनी बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, ये कार्यपालिका शक्ति के अंदर ही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो राष्ट्रपति होता है वो संघ के मामलों में जो भी सूचना होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, या कभी कोई केस आता है या कोई रिपोर्ट होती है, तो उसकी सूचना राष्ट्रपति मांग सकता है। राष्ट्रपति कोई भी मामले की सूचना मांग सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति सूचना मांग सकता है, तो किससे मांगता है वो सूचना, तो आर्टिकल 78 के अनुसार, आर्टिकल 78 है, तो इसके अनुसार जो प्रधानमंत्री होते हैं उनका ये कर्तव्य होता है कि वो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के जो सभी निर्णय होते हैं, कोई भी मामला होता है, कोई भी केस होता है, तो उसकी सूचना, जो उनके जो कार्यों की सूचना है वो उसके बारे में राष्ट्रपति को सूचना दे। तो ये अगर राष्ट्रपति को कोई भी मामले में कोई सूचना मांगता है तो वो कौन देता है, प्रधानमंत्री सूचना देता है जब राष्ट्रपति मांगते हैं। ठीक है, सूचना देता है। तो ये आर्टिकल 78 में लिखा है। तो आर्टिकल जो 78 है, इसके अनुसार, आर्टिकल 78 के अनुसार ही जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एंड जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद, इन दोनों के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं, एक कड़ी का काम करते हैं। जो प्रधानमंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति जब सूचना मांगते हैं तो राष्ट्रपति जो सूचना मांगते हैं वो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद से इकट्ठा करके सूचना या उनकी रिपोर्ट जो होती है तो वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं प्रधानमंत्री। तो ये राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में एक कड़ी का काम करते हैं। तो ये आर्टिकल 78 में है सूचना के बारे में। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 जिसमें कार्यपालिका शक्ति के बारे में दिया गया है कि इसके तहत जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति जो अपनी कार्यपालिका शक्ति होती है, कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन करता है जिसका प्रधान या नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री। आर्टिकल 74 में क्या लिखा गया है, राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका जो शक्ति होती है, कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा करता है, कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति हैं वो एक नामात्र के ही मुखिया होते हैं, सलाह पर करते हैं। और जो मंत्रिपरिषद है उनके नेता कौन होते हैं, नेता या फिर प्रधान कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये आर्टिकल 74 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति अपनी जो कार्यपालिका शक्ति होगी उसका प्रयोग किसके द्वारा करेगा,
मंत्री परिषद है उसकी सलाह पर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके जो नेता कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। तो ये आर्टिकल 74 में है। इसी तरह जो राष्ट्रपति होते हैं उनको संघ के कुछ अधिकारियों को हटाने का भी अधिकार है। इसके साथ साथ में ये जो कार्यपालिका शक्ति में आता है, जो कुछ अधिकारियों के को हटाने का अधिकार, ये भी कार्यपालिका शक्ति में ही आता है। तो राष्ट्रपति किसको हटा सकता है? जैसे जो संघ के मंत्री होते हैं, संघ के जो भी मंत्री होते हैं, मंत्री परिषद होती है, उसको राज्य के राज्यपाल फर्स्ट नंबर पे आता है, संघ के मंत्री, और सेकंड पे आते हैं जो राज्य के राज्यपाल होते हैं, राज्य के राज्यपाल, और थर्ड जो नंबर पे आता है महान्यायवादी, जिसे हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। थर्ड नंबर पे महान्यायवादी। तो इन सभी को जो राष्ट्रपति है वो अपने जो कुछ अधिकार दिए गए हैं उनके अधिकार के अनुसार, राइट के अनुसार, और इन तीनों को राष्ट्रपति जो हटा सकता है इनके पद से। ठीक है, कौन कौन? महान्यायवादी, मंत्री परिषद और राज्य के राज्यपाल। तो ये जो है तीनों जो राष्ट्रपति होते हैं, इनके प्रसाद पर्यंत ही, इनकी खुशी पर ही जो निर्भर होते हैं राष्ट्रपति के। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो यूपीएससी के अध्यक्ष होते हैं उनकी, यूपीएससी के जो भी सदस्य होते हैं, यूपीएससी के मेंबर्स की जो संख्या कितनी होनी चाहिए, या फिर उनके वेतन, भत्ते और उनका जो कार्यकाल है वो कितना होगा, आदि ऐसे जो भी कार्य हैं या विषय हैं उनके नियम बनाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को ही है। आदि का नियम बनाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। ये भी कार्यपालिका शक्ति में ही आता है। यूपीएससी के मेंबर्स की संख्या, वेतन, कार्यकाल आदि का जो भी नियम बनाना है, कोई भी कानून बनाना है, तो वो राष्ट्रपति बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जो अंतर्राज्यीय जो परिषद होती है उसका गठन कर सकते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसका गठन कर सकते हैं? राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद होती है उसका अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं। क्योंकि जो इसमें क्या दिया गया अंतर्राज्यीय परिषद में, इसमें जो सेंटर और स्टेट है, सेंटर एंड स्टेट, तो इनके बीच केंद्र और राज्यों के, और जो कई राज्यों के बीच में जो भी सहयोग है, सहयोग को बढ़ाने के लिए जो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, के बीच सहयोग। ठीक है, तो अंतर्राज्यीय परिषद किस लिए होती है? सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी सहयोग बढ़ाना हो, या राज्यों और राज्यों के बीच में जो भी सहयोग बढ़ाना हो, कोई समझौते करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। ये भी इस कार्यपालिका शक्ति के अंडर आता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो राष्ट्रपति है वो खुद द्वारा या स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से यूटीज का प्रशासन संभालता है। जैसे जम्मू कश्मीर होगी, दिल्ली और पुडुचेरी, तो उनके लिए जो राष्ट्रपति है वो कोई प्रशासन संभालने की कोई अधिकारी रख देता है, परंतु जो शासन होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा संभाला जाता है उनको नियुक्त करके। ठीक है, यूटीज का प्रशासन, यूटीज का जो प्रशासन है वो कौन संभालता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को या कोई भी एरिया होता है उसको SC/ST क्षेत्र घोषित कर सकता है। इन क्षेत्रों का जो प्रशासन होता है
उसके द्वारा ही संभाला जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। किसी भी क्षेत्र जो SC ST है, SC ST को क्षेत्र घोषित कर सकता है, किसी भी क्षेत्र को क्षेत्र घोषित कर सकता है। तो इसका जो SC ST का जो भी क्षेत्र होता है, कोई जो भी एरिया होता है, वो कौन संभालता है? वो राष्ट्रपति संभालते हैं। इसका जो भी प्रशासन होता है राष्ट्रपति संभालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो हमने किया है कि कोई भी क्षेत्र होता है उसका जो SC ST क्षेत्र घोषित कर सकता है राष्ट्रपति, और उसको जो संभालता कौन है? राष्ट्रपति ही संभालते हैं खुद ही। परंतु ध्यान में रहे कि जो ऊपर जो भी हमने शक्ति पढ़ी है वो सभी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। राष्ट्रपति अपने स्वयं इसकी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है, राष्ट्रपति को इतनी जो विवेकीय शक्ति नहीं है कि वो अपनी पावर से ये इन शक्तियों का प्रयोग कर सके। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के कहने पर ही कि ये काम ऐसा होगा, ये काम ऐसे करने चाहिए, तो इनकी सलाह पर ही जो राष्ट्रपति हैं वो सभी काम करते हैं। अब हम बात करेंगे विधायी शक्तियों के बारे में। कार्यपालिका शक्ति हमने कर ली है, अब हम विधायी शक्तियों के बारे में करते हैं। विधायी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? विधायी शक्तियाँ, तो विधायी शक्तियाँ हैं जो कार्यपालिका शक्तियों का जो मुख्य होने के साथ साथ में संसद का भी पार्ट होता है राष्ट्रपति। संसद का पार्ट हमने देखा था, संसद किससे मिलकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और प्लस राष्ट्रपति। तो संसद का पार्ट भी होता है राष्ट्रपति, तो विधायी शक्तियाँ भी इनके पास में होती है कुछ। तो इसी के राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के इन तीनों का से मिलकर ही राष्ट्रपति का संसद का गठन होता है। तो ये कौन सी आर्टिकल में दिया गया है? संसद बनती है इनसे मिलकर, तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 में संसद के बारे में दिया गया है कि संसद किससे मिलकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के संग। ठीक है, अब हम विधायी शक्ति के बारे में पढ़ लेते हैं कि विधायी शक्ति कौन कौन सी है राष्ट्रपति को। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो संसद का जो अधिवेशन होता है वो बुला सकता है। संसद का जो अधिवेशन है, या फिर हम कह सकते हैं सत्र होता है जो, उसको बुला सकता है, सत्र या फिर सेशन, उसको बुलाने और सत्रावसान करने, या हम कह सकते हैं सेशन का एंड करने, सेशन का एंड करने का अधिकार किसको है? उसकी घोषणा कौन कर सकता है? घोषणा राष्ट्रपति करता है, घोषणा राष्ट्रपति करता है। संसद के कोई भी अधिवेशन बुलाना हो या फिर कोई सेशन का जो एंड करना हो तो उसकी घोषणा राष्ट्रपति ही करते हैं। सेकंड पॉइंट आता है कि सेशन के एंड में जो राष्ट्रपति हैं वो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। सेशन के एंड में जो राष्ट्रपति होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं या संयुक्त बैठक करते हैं। ठीक है, तो ये विधायी शक्तियों के अंदर आता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर जो लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा इसमें आती है, तो जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति पीएम के कहने पर या उनकी सलाह पर जो लोकसभा होती है लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति, या उसको डिसॉल्व कर सकता है। तो ये आर्टिकल 85 में है। राष्ट्रपति पीएम के कहने पर या प्रधानमंत्री के कहने पर लोकसभा को भंग कर सकता है। तो ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 85 में ये पॉइंट दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा और राज्यसभा के जब चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद में लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव के बाद में जब फर्स्ट सेशन होता है, चुनाव के बाद
फर्स्ट सेशन होता है, फर्स्ट सेशन को जो फर्स्ट सेशन होता है उसको स्टार्ट करने का जो अधिकार है, और स्टार्ट करने और जो प्रत्येक वर्ष होता है, हर वर्ष जो फर्स्ट सेशन होता है प्रत्येक वर्ष, तो उसकी ओपनिंग करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। एक तो हो गया चुनाव के बाद में फर्स्ट सेशन होता है उसको, और जो प्रत्येक वर्ष जब नया साल स्टार्ट होता है, प्रत्येक वर्ष जो फर्स्ट सेशन होता है तो उसकी ओपनिंग करने का अधिकार किसको है? ओपनिंग में स्टार्ट करने का अधिकार किसको है? शुरू करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है, करने का अधिकार। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इसको ओपनिंग करने का अधिकार, और उसको जो लोकसभा और राज्यसभा है उसका जो संसद के सत्र को एड्रेस करना या उसको संबोधित करना, ये भी उसको राष्ट्रपति का ही अधिकार है। स्टार्टिंग में जब कोई भी सेशन होता है लोकसभा और राज्यसभा का, चुनाव के बाद में या फिर प्रत्येक वर्ष के स्टार्टिंग में फर्स्ट सेशन होता है, तो उसको ओपनिंग राष्ट्रपति करते हैं, और एड्रेस भी कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, आपने ये बात ध्यान में रखनी है। यदि नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यदि किसी साधारण विधेयक पर संसद के जो दोनों सदन है जो लोकसभा और जो राज्यसभा है, तो वो किसी साधारण विधेयक होता है, साधारण विधेयक पर कोई इनकी दोनों के बीच में कोई मतभेद हो जाता है। मतभेद होने पर जो राष्ट्रपति है वो ऐसे विधेयक को पास करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। मतभेद होने पर क्या करता है? संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन बुलाता है। कब? जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में साधारण विधेयक पर मतभेद हो जाता है तब। ठीक है, तो संयुक्त अधिवेशन के बारे में कौन सा आर्टिकल दिया गया है? ये आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 108 तो ये आर्टिकल दिया गया है संयुक्त अधिवेशन के बारे में। संयुक्त अधिवेशन कौन से आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 108। तो ये लोकसभा और राज्यसभा के जो साधारण विधेयक होता है उसको हल करने के लिए जो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, आर्टिकल 108 के तहत। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति तो वो 2 आंग्ल भारतीय होते हैं, उनको आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर सकते हैं या नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो परंतु अब जो नॉमिनेट करने का 2 आंग्ल भारतीय हैं, उनके जो नॉमिनेट करने का या उनकी जो सीट है वो ख़त्म कर दी गई है। जो आर्टिकल कौन से के तहत? आर्टिकल 331 के तहत आंग्ल भारतीय के बारे में। तो अब जो आंग्ल भारतीय हैं उनकी जो सीट ख़त्म कर दी गई है। और कौन से बिल के तहत जब सीट ख़त्म कर दी गई थी, तो कौन से बिल के तहत? बिल नंबर कौन सा था? बिल नंबर तो था इसका आंग्ल भारतीय के बारे में 126वां। और संशोधन कौन सा था? संशोधन कौन सा हुआ था? 104वां संशोधन। कब हुआ था? 2020 में। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जो आंग्ल भारतीय आंग्ल भारतीयों को 2 आंग्ल भारतीय उनको राष्ट्रपति जब नॉमिनेट करते हैं तो उससे संबंधित आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 331। और बिल नंबर कौन सा था जिसके द्वारा उनको इस सीट को ख़त्म कर दिया गया आंग्ल भारतीयों को? तो वो बिल नंबर है 126 और संशोधन कौन सा हुआ था? 104वां संशोधन 2020 में। ठीक है, तो ये करंटली आपको याद होना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ये दोनों ही पॉइंट। कौन सा संशोधन हुआ था जिसके द्वारा जो आंग्ल भारतीय को जो सीट है वो ख़त्म कर दी गई? तो 104वां संशोधन 2020 में। ठीक है, इसी तरह जो लोकसभा राज्यसभा है, तो राज्यसभा में राष्ट्रपति कितनी जो सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो वो करते हैं 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति। नॉमिनेट तो 12 सदस्य जो कौन कौन से होते हैं? तो वो हो सकते हैं साहित्य,
विज्ञान, कला और समाज सेवा। समाज सेवा के इन चारों के साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में जो भी विशेष ज्ञान रखते हो या कोई अनुभव रखते हो तो उनको राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है या फिर नॉमिनेट कर सकता है। नॉमिनेट कर सकता है इन व्यक्तियों को। साहित्य, विज्ञान और कला और समाज सेवा में विश्वास रखता हो या कार्य करता हो तो उसको राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में। ठीक है, कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। और जो लोकसभा में कितने सदस्यों को कर सकता था तो वो 2। अब तो ये क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा, परंतु ये पूछा जा सकता है कि जो आंगनबाड़ी थी उनको सीट खत्म कर दी गई है तो वो कौन सी आर्टिकल में थे और कौन सा उनको संविधान संशोधन हुआ था जिसके द्वारा सीट खत्म कर दी गई है, तो वो 104वां 2020। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो लोकसभा और राज्यसभा होती है उनमें कोई भी बिल लेकर आना हो, उनके अंदर जो भी लोकसभा और राज्यसभा में कोई भी बिल लेकर आना हो, चाहे वो मनी बिल हो या फिर कोई फाइनेंशियल बिल, तो उन दोनों बिल पर राष्ट्रपति की अनुमति के बाद में ही काम करना शुरू करेगा राज्यसभा में। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा बिल लेकर आते हैं, चाहे वो मनी बिल हो, मनी बिल या फिर फाइनेंशियल बिल, फाइनेंस बिल। तो इन दोनों के पेश करने के या फिर कार्य करने के से पहले किसकी अनुमति चाहिए? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है, उनकी आज्ञा लेना आवश्यक है, तभी जो बिल है ये काम करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, काम करना शुरू करेगा। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ये बिल काम करना स्टार्ट नहीं होगा या इसके बिना ये बिल पास भी नहीं हो सकता और ये किसी भी तरह। तो ये बात कहने की है कि जो राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में ये दिया गया है कि जो भी हमने पढ़ा था मनी बिल और जो फाइनेंस बिल, तो इन दोनों बिल को छोड़कर उसको कोई भी विधेयक हो उसको राष्ट्रपति संसद में पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। इन दोनों बिल को छोड़कर, मनी बिल और फाइनेंस बिल को छोड़कर, और जो संविधान संशोधन होता है उसको भी छोड़कर, और कोई भी बिल होता है तो उसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस संसद में भेज सकता है। राष्ट्रपति वापस पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल कौन से के तहत है? आर्टिकल इसका है 111। तो 111 के तहत जो राष्ट्रपति है वो मनी बिल और जो अमेंडमेंट होती है वो और फाइनेंस बिल, इसको छोड़कर राष्ट्रपति किसी भी बिल हो तो उसको वापस कर सकता है विचार के लिए संसद में। तो जब आर्टिकल 111 के अनुसार दोनों सदनों द्वारा पेश किया जाता है कोई भी विधेयक, तो जब राष्ट्रपति के सामने अनुमति के लिए रखा जाता है तब वह अनुमति दे या न दे वो राष्ट्रपति की मर्जी है। इसके अनुसार 111 के अनुसार राष्ट्रपति अनुमति दे भी सकता है, राष्ट्रपति अनुमति दे भी सकता है, अनुमति नहीं भी दे सकता। और 3rd नंबर पे है जो पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। तो ये 3 जो पॉइंट है इस राष्ट्रपति के 113, तो 3 ही पॉइंट है। एक पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट हो गया अनुमति दे सकता है, सेकंड पॉइंट हो गया अनुमति नहीं दे सकता, नहीं भी दे सकता, और 3rd जो पॉइंट है पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। किंतु यदि संसद के द्वारा संविधान संशोधन होता है, कोई भी संशोधन सहित या बिना संशोधन के पुण्य पारित कर दिया जाता है, कोई भी बिल होता है, जब राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस कर देता है तो जब संसद उसको पुनर्विचार करके या कोई संशोधन बिना संशोधन किए
वापस राष्ट्रपति के समक्ष जो पेश किया जाता है, तो उसको राष्ट्रपति को उस टाइम अनुमति देना उसके लिए बाध्य है। राष्ट्रपति को अनुमति देनी होगी जब दोबारा पेश किया जाता है उसमें। ठीक है, तो अब हम बिल के बारे में बात कर लेते हैं। बिल का जो आर्टिकल कौन कौन सा होता है, तो फर्स्ट नंबर आता है आम बिल। कौन सा है? आम बिल जो साधारण बिल होता है, तो उसका जो आर्टिकल है 107 107वां आर्टिकल है। और जो मनी बिल है, मनी बिल का आर्टिकल कौन सा है, ये इम्पोर्टेंट है, 110। और जो फाइनेंस बिल है, फाइनेंस बिल कोई भी लेकर आना हो तो इसका आर्टिकल कौन सा है, इसका आर्टिकल है 117 117। और जो अमेंडमेंट से संबंधित है, अमेंडमेंट कोई भी संविधान संशोधन करना हो तो उसका आर्टिकल कौन सा है, ये है 368। तो ये भी आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। तो कुछ और आर्टिकल कर लेते हैं जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हमने पीछे किया था संयुक्त अधिवेशन, जॉइंट सेशन, तो इसका आर्टिकल कौन सा था, संयुक्त अधिवेशन का इसका आर्टिकल था 108, 108वां संशोधन, 108वां आर्टिकल है जो। और पुनर्विचार के लिए कौन सा आर्टिकल है, पुनर्विचार के लिए जो हमने पढ़ा था, पुनर्विचार के लिए कोई भी देखो वो राष्ट्रपति है वो वापस कर सकता है। तो इसके कौन से आर्टिकल के तहत, 111 के अनुसार। और हम इसके साथ में कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं। संचित निधि के तहत जो कौन सा आर्टिकल आता है, 266। और जो आकस्मिक निधि होती है, आकस्मिक निधि कौन सी होती है, तो इसका आर्टिकल है 260 या 267। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल। संचित निधि कौन सी होती है, संचित निधि इसे बोलते हैं जिसे जो संचित निधि दो प्रकार की होती है, एक तो भारत की संचित निधि और दूसरी होती है राज्य की संचित निधि। तो भारत की जो संचित निधि होती है उससे जो पेंशन या कोई भत्ते वगैरह दिए जाते हैं सेंटर के मंत्रियों को या फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश होते हैं उनको, तो ये सब कुछ भारत की संचित निधि से दिया जाता है। और राज्य की संचित निधि से राज्य के जो भी यहाँ पे जैसे हो गया मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री हो गए तो उनको राज्य की संचित निधि से ही जो वेतन वगैरह मिलते हैं। तो ये था। और आकस्मिक निधि होता है, आकस्मिक निधि जैसे कोई बाढ़ वगैरह आ गई है तो उसको और उसके आकस्मिक निधि का प्रयोग कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, परंतु उसके लिए संसद की अनुमति भी आवश्यक है। ये आकस्मिक निधि के बारे में था, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट आता है आर्टिकल है, एक आर्टिकल है 123 123वां। तो 123वां किससे संबंधित आर्टिकल, तो ये है अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, इसमें जारी करने की शक्ति। तो ये किसको दी गई है, राष्ट्रपति को। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। कौन से आर्टिकल के तहत, 123। तो इसके द्वारा राष्ट्रपति ऑटोमेटिकली 123 ऐसे करके अध्यादेश जारी कर देता है। अध्यादेश में इसमें क्या होता है, कौन सी शक्ति होती है, तो ये राष्ट्रपति को दी गई है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश है या ऑर्डिनेंस बिल है तो उस टाइम जारी कर सकता है जब दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों सदन सेशन में नहीं होते हैं या फिर लोकसभा भंग हुई होती है। तो उस टाइम कोई जरूरी बिल लेकर आता है तो कोई जरूरी कार्य होता है या कोई कानून बनाना होता है, तो उस टाइम राष्ट्रपति अपनी शक्ति से अध्यादेश जारी करके जो उस कानून बना सकता है। परंतु जो राष्ट्रपति होते हैं वो अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो विवेकीय नहीं है, इनकी जो शक्ति है वो विवेकीय नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश की जो वही प्रभाव होता है, वही प्रभाव और शक्ति होती है जो संसद के अधिनियम, कोई भी लोकसभा और राज्यसभा कोई संसद या कोई विधेयक पास करते हैं
तो जो कानून बनाता है उसी टाइम अध्यादेश उसी तरह ही जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी करके ही कानून बना सकता है, अकेला ही। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा जो जारी किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी कब किया जाता है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी तब करता है, ये हमने कर लिया था। तो अब हमने करना है कि जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है वो कब तक काम करता है। तो वो काम करता है जब तक संसद जो कार्य करना शुरू न कर दे। कोई भी संसद में या लोकसभा या राज्यसभा में संसद कोई भी कार्य करना ना स्टार्ट कर दे तब तक, या लोकसभा बनने तक, लिख देते हैं यहाँ पे, लोकसभा बनने तक। और लोकसभा के आने के बाद में कितने महीने तक, वैसे ये 6 महीने तक काम करता है। लोकसभा भंग हो जाती है, उसके बाद में 6 महीने तक उनको टाइम दिया जाता है, 6 महीने के तक चुनाव होता है। तो 6 महीने के बनने तक 6 महीने इसका जो अध्यादेश जारी होता है वो उसका काम करता है। और लोकसभा आने के बाद में जो 6 हफ्ते, लोकसभा जब आ जाती है, लोकसभा बनने के बाद, लोकसभा बनने के बाद कितने हफ्ते, 6 हफ्ते या 6 वीक्स, या फिर कह सकते हैं 42 दिन तक, दोनों 42 दिन के या 6 हफ्तों के अंदर दोनों सदनों में जो बिल होता है वो पास होना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो ये जो बिल होता है, अध्यादेश जारी किया होता है, तो वो परिवर्तन में नहीं रहता है और राष्ट्रपति इसी अध्यादेश को किसी भी टाइम वापस ले सकता है। और अगर दोनों सदनों ने इस अध्यादेश को पास कर दिया है उस पर राष्ट्रपति की अनुमति से कानून बन जाता है जो अध्यादेश जारी किया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि जब लोकसभा नहीं होती है तो उस टाइम ये 6 महीने तक काम करता है। जब 6 महीने के बाद में लोकसभा बन जाती है, लोकसभा बनने के बाद में 6 हफ्ते या फिर 42 दिनों के अंदर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो भी अध्यादेश जारी किया जाता है वो बिल पास होना चाहिए। पास होने के बाद में राष्ट्रपति के साइन होते हैं, राष्ट्रपति के साइन के बाद में वो कानून बन जाता है। अगर ऐसा लोकसभा और राज्यसभा में कोई वो अध्यादेश जारी किया बिल नहीं पास होता है तो वो ऑटोमेटिक राष्ट्रपति वापस ले लेते हैं उसको और उसको वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये इसमें फंडा था। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो राष्ट्रपति हैं वो हमने कर लिया था। राष्ट्रपति, फाइनेंस कमीशन, एक कैग जो होते हैं, या फिर लैंग्वेज कमीशन होता है, कोई भी यूपीएससी अध्यक्ष होते हैं, या फिर SC ST BC कमीशन और इलेक्शन कमीशन जो भी होता है, तो उनकी कार्यवाही या रिपोर्ट होती है वो संसद के पटल पर रखवाता है या जो रिपोर्ट मांग सकता है इन सभी से। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है इसका जो हमने कर रहे थे विधायी शक्तियों का नेक्स्ट पॉइंट या लास्ट पॉइंट है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो लोकसभा के जो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, अस्थायी अध्यक्ष की या प्रोटेम स्पीकर होते हैं उसकी नियुक्ति करते हैं, जो सभी मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं जब तक नया जो स्पीकर न बने। ठीक है, तो ये था विधायी शक्तियों के बारे में। अब हम करेंगे न्यायपालिका शक्तियाँ। न्यायपालिका शक्तियाँ, न्यायपालिका शक्तियों के बारे में पढ़ लेते हैं। न्यायपालिका शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? न्यायपालिका शक्तियाँ, आप जो कटिंग हो गई है उसके तरफ ध्यान मत दीजिएगा। तो न्यायपालिका शक्ति है जो हमने आर्टिकल कौन सा पढ़ा था, आर्टिकल 50, पीछे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे, तो इसमें हमने पढ़ा था आर्टिकल 50। इसमें क्या था, न्यायपालिका और विधायिका जो शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है, उसको न्यायपालिका और कार्यपालिका शक्तियों को अलग करने का अधिकार, अलग करने के बारे में कर सकते हैं। न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों को अलग करने के बारे में किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 50 के बारे में। ये हमने पहले ही कर लिया था। इसलिए जो राष्ट्रपति है राष्ट्रपति को न्याय प्रबंध के क्षेत्र में डायरेक्ट इंटरफेस का कोई भी विशेष अधिकार नहीं है न्यायपालिका में। तो किंतु फिर भी राष्ट्रपति को कुछ न्यायपालिका जो न्यायिक शक्तियाँ दी गई हैं वो कौन कौन सी है वो हम देख लेते हैं। न्यायिक शक्तियाँ,
नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट है क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति, हाँ, या हम इसे कह सकते हैं फांसी की सज़ा माफ़ करने की शक्ति। तो ये राष्ट्रपति को दी गई है। तो इसका जो आर्टिकल है, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 72। तो ये आर्टिकल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसके तहत जो राष्ट्रपति है उनको क्षमादान की शक्ति दी गई है आर्टिकल 72 के तहत। तो जो राष्ट्रपति है उसको कौन कौन सी जो शक्तियाँ हैं, जो कोई जो दंड है या फिर कोई भी सज़ा है, तो वो कौन कौन सी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, उसमें हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आर्मी कोर्ट है। तो आर्मी कोर्ट के द्वारा जो भी सज़ा दी जाती है आर्मी कोर्ट के द्वारा, तो उसको राष्ट्रपति है वो माफ़ कर सकता है। ठीक है। और जो सेकंड पे है कि जो दंड दिया जाता है किसी को भी संघीय विषय के बारे में, तो कोई भी व्यक्ति जो संघीय विषय है, कोई भी जो यूनियन लिस्ट है, तो संघीय विषय के विषय से संबंधित विधि है, विधि के विरुद्ध अपराध करने पर, अपराध के लिए जो भी दंड दिया जाता है, अपराध के लिए तो भी जो भी उसको दंड दिया जाता है, जो भी लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है, उसके विरुद्ध में उसके संबंधित कोई भी विधि बनाई जाती है। तो विधि के विरुद्ध में अगर कोई अपराध करता है तो उसको दंड दिया जाता है, तो उसको राष्ट्रपति जो माफ़ कर सकता है। और जो थर्ड पॉइंट ये है कि मृत्युदंड को भी राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है। तो ये 3 पॉइंट के आधार पर राष्ट्रपति जो क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, कौन कौन सी? आर्मी कोर्ट के द्वारा दी जाती है, जो भी कोई अपराध दिया जाता है, कोई पनिशमेंट दी जाती है, उसको माफ़ करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। और सेकंड पॉइंट है कि जो संघीय विषय होते हैं उसके विरुद्ध कोई अपराध कर दिया है किसी व्यक्ति ने, तो उसकी सज़ा भी माफ़ कर सकता है राष्ट्रपति। अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है तो उसको भी माफ़ करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। ठीक है। तो ये थी क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में। सेकंड पॉइंट आता है परामर्श का अधिकार। परामर्श का अधिकार, तो ये भी आर्टिकल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो परामर्श का अधिकार, या फिर हम कह सकते हैं एडवाइस, राइट टू एडवाइस, या फिर कंसल्ट ऑफ राइट। तो ये कौन सा है? इसका आर्टिकल कौन सा है? 143 143। तो ये भी आर्टिकल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 143, जिसमें परामर्श का अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को। तो आर्टिकल जो 143 है, इसके तहत जो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति कोई भी एडवाइस ले सकते हैं, कोई भी राय ले सकते हैं, कंसल्ट ले सकते हैं। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उसके द्वारा। कब लेते हैं परामर्श? जब राष्ट्रपति को लगे कि यह कानून पब्लिक इंटरेस्ट के लिए लिए है या पब्लिक के हित के लिए है, तो उस प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट की राय प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। तब उस प्रश्न को सुप्रीम कोर्ट की राय के लिए भेजता है। किंतु राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की राय माने या न माने उसके लिए बाध्य नहीं है। तो वो परामर्श को मानने या न माने उसकी मर्जी है कि वो उस परामर्श को या उसकी राय को माने या न माने। सुप्रीम कोर्ट की राय को माने या न माने राष्ट्रपति की मर्जी है। तो सुप्रीम कोर्ट का काम होता है राष्ट्रपति को परामर्श देना या फिर राय देना। ठीक है। तो उसको राष्ट्रपति माने या न माने उसकी मर्जी है। तो ये आर्टिकल 143 में था। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसे इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन में कोई व्यक्ति भ्रष्ट हो गया है या कोई भ्रष्ट होने का जो उनके नाम है तो वो पाया गया है,
तो उस प्रश्न का उसके उस सदस्य या उस व्यक्ति के सदन का सदस्य होने के लिए वो योग्य है या नहीं, तो इस प्रश्न का निश्चय कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करता है इलेक्शन में भ्रष्ट होने पर राष्ट्रपति निश्चय करते हैं किसकी राय पर, किसके परामर्श पर? निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन की राय पर। राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन की राय से करता है ये सब कुछ। अगर कोई व्यक्ति भ्रष्ट पाया गया है तो वो संसद का सदस्य बन सकता है या नहीं बन सकता, तो इसका निश्चय राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन की राय पर करता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल इससे संबंधित कौन सा है? आर्टिकल 103। ये आर्टिकल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु मैंने आपकी जानकारी के लिए ये बता दिया कि कोई भ्रष्ट आदमी है या कोई व्यक्ति है तो उसको सदन का सदस्य बन सकता है, तो नहीं, तो वो राष्ट्रपति निश्चय करता है इलेक्शन कमीशन की राय पर। तो ये आर्टिकल 103 के बारे में है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि जो राष्ट्रपति है वो आर्टिकल 124 के तहत राष्ट्रपति आर्टिकल जो है 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 214 हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। नियुक्ति से संबंधित है, नियुक्ति करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल कौन सा है इसका? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किसके आर्टिकल के तहत कर सकता है? आर्टिकल 124 के तहत। और जो हाई कोर्ट होता है उसका आर्टिकल कौन सा है? 214 के तहत। ये उल्टा है कि 2 को आप यहाँ पे ले आइएगा और उसके बाद में 214 बन जाएगा और यहाँ पे 124 है, तो इतना सा ही फर्क है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए 124 आर्टिकल है, हाई कोर्ट के लिए 214 आर्टिकल है नियुक्ति के बारे में सदस्यों की। तो ये राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है, न्यायिक शक्ति। तो ये न्यायिक शक्ति हमारी कंप्लीट होती है यहीं पे। अब हम करते हैं जो वित्तीय शक्ति होती है। वित्तीय शक्ति कौन कौन सी होती है राष्ट्रपति की? वित्तीय शक्तियाँ, अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप ये वीडियो को 2 पार्ट में देख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक भी बार में देखिएगा। तो वित्तीय शक्ति कौन कौन सी होती है ये हम लास्ट ही करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे जो भी सैन्य शक्ति, राजकीय शक्ति या फिर आपातकाल की शक्तियाँ वो सब। वित्तीय शक्ति कर लेते हैं यहाँ तक। तो वित्तीय शक्ति में क्या है कि जी राष्ट्रपति को फाइनेंस एरिया में कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त है। तो वो कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट तो है जो राष्ट्रपति है वो प्रत्येक वर्ष के शुरू में संसद के दोनों सदनों के सामने भारत सरकार का जो भी बजट होता है उसका आय व्यय का विवरण होता है वो रखवाता है, जिसे बजट कहते हैं हम। परंतु संविधान में हमारी बजट को क्या कहते हैं? आय और व्यय का विवरण, जिसे हम बजट कहते हैं। बजट का जो बजट शब्द है वो हमारे संविधान में वर्णित नहीं है, कोई भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है। हमारे संविधान में बस ये लिखा गया है आय और व्यय का विवरण। ठीक है, तो ये आर्टिकल इसका कौन सा है? आय व्यय का विवरण। तो ये आर्टिकल इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो 112 आर्टिकल है, जिसे बजट के बारे में कौन सा आर्टिकल है? 112 या 112। सेकंड पॉइंट आता है कि जो भारत की आकस्मिक निधि है को या फिर कॉन्टिंजेंसी फंड है तो उस पर राष्ट्रपति का कंट्रोल होता है। कॉन्टिंजेंसी फंड पर भारत की जो आकस्मिक निधि होती है, आकस्मिक निधि जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्टिंजेंसी फंड। तो इस पे कंट्रोल किसका होता है? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति जब भी कोई बाढ़ आती है या फिर कोई सूखा पड़ता है या फिर आपातकाल लगा हुआ हो तो उस टाइम इस निधि से धन
धनराशि दे सकता है राष्ट्रपति, या धनराशि निकालने के लिए अनुमति दे सकता है। तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद में ही, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद में ही जो संसद है उसको, उस अनुमति के बाद में जो संसद है, संसद की स्वीकृति या आज्ञा लेना भी, संसद की स्वीकृति लेनी भी आवश्यक है, भी आवश्यक। और लास्ट पॉइंट है इसका कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को आर्थिक स्थिति के संबंध में जो परामर्श देने के लिए एक फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति करने का भी अधिकार है। अगर कोई आर्थिक स्थिति है या फिर कोई इकोनॉमिक स्टेज, कोई भी है सिचुएशन है, कोई भी कंडीशन है, तो इकोनॉमिक स्टेटस में राष्ट्रपति को फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति करने का अधिकार है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। तो ये थी वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियाँ कौन कौन सी हैं हम दोबारा पढ़ लेते हैं। तो आय व्यय का जो विवरण रखाना हो संसद के सामने हर वर्ष, तो वो शक्ति है राष्ट्रपति को, ये राष्ट्रपति ही रखवाते हैं। तो सेकंड जो है, भारत की जो आकस्मिक निधि है उससे फंड निकालना हो तो वो राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। तो वो जो वित्तीय शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को। और जो थर्ड है, इकोनॉमिक स्टेटस या कोई इकोनॉमिक स्थिति है या कोई आर्थिक स्थिति है उसके संबंध में परामर्श के लिए फाइनेंस कमीशन की जो नियुक्ति कर सकता है राष्ट्रपति। तो ये था वित्तीय शक्ति। हमने कौन कौन सी जो शक्तियाँ कर ली हैं, तो हमने पहले किया था, सबसे पहले हमने की थी कार्यपालिका शक्तियाँ, सेकंड पे हमने किया था वित्तीय शक्तियाँ, और थर्ड पे की थी न्यायिक शक्तियाँ, और जो लास्ट में हमने की थी फोर्थ नंबर पर वित्तीय शक्तियाँ। तो हमने 4 प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त कर ली है हमने डिस्कस। तो हम 3 जो शक्तियाँ रह गई हैं, कौन कौन सी? सैन्य शक्तियाँ, राजनयिक शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ। और जो अन्य राष्ट्रपति की लिस्ट वगैरह होगी या कोई और फैक्ट होंगे वो हम नेक्स्ट टॉपिक पार्ट 3 में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।